जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है दीपेश भट्ट और मैं स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी सीरीज में, जहां पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स देख लिए हैं। ठीक है, उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उनको देखिए। पहले आगे चलते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आज का अपना टॉपिक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ना, ये एक यूनियन है और इसकी ये टेरिटरीज हैं। यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, टेरिटरीज क्या होता है, ये सब डिस्कशन होगा। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक क्या बोलते हैं उनका डिस्कशन होगा। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए, इसका डिस्कशन होगा। ठीक है, नाम क्या है, इसकी जो डिबेट चल रही है इसके बारे में आज बात करेंगे अपन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो अभी हमारा प्रेजेंटली ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से था क्या, या फिर इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे ये स्ट्रक्चर बना। ठीक है, इसकी बात होगी यूनियन एंड टेरिटरी में। फिर ये स्ट्रक्चर क्या आगे तक कंटिन्यू रहेगा, क्या पार्लियामेंट की पावर है स्ट्रक्चर को चेंज करने की, या फिर स्टेट की पावर है स्ट्रक्चर को चेंज करने की, इसके बारे में डिस्कशन होगा। कौन ज्यादा पावरफुल है अपने टेरिटरी को लेके, पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है या स्टेट ज्यादा पावरफुल है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, आर्टिकल 1 पार्ट 1 शेड्यूल 1 इसकी बात होगी आज। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नाम क्या देना चाहिए इस देश को, बोला, कुछ लोगों ने बोला इंडिया नाम दिया जाएगा, कुछ लोगों ने बोला भारत नाम दिया जाएगा। ये हमारे कल्चरल को दिखाता है, ये हमको दर्शाता है ये नाम। ठीक है, तो सर्वसम्मति ना बनने की कंडीशन में इंडिया दैट इज भारत नाम लिया गया। ठीक है, दोनों नाम इक्वली एप्ट हैं, दोनों नाम इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं इस देश को। ठीक है, अभी विकास दिव्य कीर्ति सर ने एक लेक्चर में अपने बताया था कि भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए था, ना कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो आप लोग क्या सोचते हैं, फ्यूचर ऑफिसर्स क्या सोचते हैं, हम जानना चाहेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि आपका इस पे क्या राय है। ठीक है, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो बट हमारा स्ट्रक्चर तो फेडरल है, कहीं ना कहीं हम डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट में बिलीव तो करते हैं। तो यूनियन ऑफ स्टेट हमने क्यों वर्ड चुना, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, जो कि यूएस है ना, यूएस एक फेडरेशन है, लेकिन हमने यूनियन ऑफ स्टेट चुना है, ऐसा क्यों किया हमने। ठीक है, ये इस पे अभी अपन बात करेंगे। टू एस्टेब्लिश एन क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्वासी फेडरल है, जैसे कि केसी वेरे ने बोला था कि क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, और हमने यूनियन ऑफ स्टेट को ज्यादा तवज्जो दी, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब, और फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट स्लैश फेडरेशन, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, और हमने फेडरेशन को क्यों ना चुना और यूनियन को क्यों चुना। यूनियन ऑफ स्टेट ये दिखाता है कि हमारा जो कंट्री के जो स्टेट्स हैं वो एक साथ आए हैं, लेकिन अंडर यूनियन। ठीक है, एक एग्रीमेंट से साथ में नहीं आए हैं। फेडरेशन में क्या होता है, देयर विल बी एन एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स, और उस एग्रीमेंट की तहत स्टेट्स अपनी कुछ पावर निकाल के सेंटर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। यूनियन ऑफ स्टेट में हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, हमने वो पावर यूनियन से ली है, स्टेट ने पावर यूनियन से ली है। ठीक है, तो इसलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट लिया। दूसरी बात, फेडरेशन में एक बात होती है कि स्टेट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द स्टेट। अगर स्टेट के पास, मतलब स्टेट आगे चल के सिसीड कर सकता है। यूनियन ऑफ स्टेट में स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो यूनियन से बाहर जाने की सोच भी ले। ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंस होने की वजह से यूनियन ऑफ स्टेट टर्म हमने प्रेफर किया, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पावर यूनियन से मिली है, ठीक है, स्टेट्स को। और हमारा स्ट्रक्चर ट्रूली फेडरल है भी नहीं, हम फेडरल स्ट्रक्चर को बिलीव करते हैं, बट देयर विल बी अ यूनिटरी टिल्ट। ठीक है, हमारी पावर जो होंगी वो यूनिटरी होंगी, थोड़ी सी ज्यादा, है ना। ये फेडरल और यूनिटरी दोनों हैं हम, लेकिन फेडरल से ज्यादा यूनिटरी हैं। ठीक है,
कहीं ना कहीं टिल्ट हमारे अंदर यूनिटरी रहेगा, कहीं ना कहीं सेंटर को ज्यादा पावर मिलेगी स्टेट के कंपैरिजन में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, दो टर्म होता है यूनियन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, दो टर्म्स की बात हुई है इस आर्टिकल में, और दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है यह समझना भी बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 1 बोलता है टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स मतलब यहाँ पे एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, कर्नाटक, केरला, ऐसे स्टेट की टेरिटरी सब टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आएगी। फिर यूनियन टेरिटरीज जो कि चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लद्दाख, JNK, ये सब जो टेरिटरीज हैं ये यूनियन टेरिटरीज हैं, ये भी इस टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगी। और ऐसी टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी कोई टेरिटरी जो बाद में एक्वायर की जाए, ठीक है, पीओके इज नॉट करेंटली पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, currently it is an integral part of India but currently it is not in the occupation of Indian government, है ना, इंडियन गवर्नमेंट की ऑक्यूपेशन में नहीं है आज की डेट में, कल को उसको एक्वायर कर लिया, और साथ में थोड़ा सा कराची का रीजन भी हमने एक्वायर कर लिया, तो जो कराची का जो रीजन है वो एक टेरिटरी है, वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया बन जाएगा, ठीक है, टेरिटरी ऑफ स्टेट, कराची, लाहौर, जहां का भी एक्वायर किया हमने सपोज, है ना, तो वो सब टेरिटरी ऑफ इंडिया बन जाएगा, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सब टेरिटरी ऑफ इंडिया है। कहीं ना कहीं टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर टर्म विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ स्टेट, ये बात समझ में आ रही है। यूनियन ऑफ स्टेट में सिर्फ स्टेट की टेरिटरी आती है, सिर्फ स्टेट की टेरिटरी, ये वाली टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, लेकिन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में टेरिटरी ऑफ स्टेट भी आती है, यूनियन टेरिटरी भी आती है, और टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर, इन तीनों की बात हो रही है, ठीक है। आर्टिकल 1 क्लियर है। आर्टिकल 2 नहीं आया अभी। यूनियन ऑफ स्टेट की बात हो रही है, नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ एंड देयर एक्सटेंट, इसकी बात हुई है। 29 स्टेट है क्या आज की डेट में? 28 स्टेट है, ठीक है। JNK इज नो लॉन्गर अ स्टेट, 28 स्टेट। यूनियन टेरिटरी कितनी है? यूनियन टेरिटरी 9 है, 8 है, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी है। अब 28 स्टेट कैसे बनी, 8 यूनियन टेरिटरी कैसे बनी, ये जर्नी कैसे हुई, ये अभी हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर स्टेट अप्लाई टू ऑल स्टेट्स इक्वली, ठीक है, सारे स्टेट्स में इक्वली प्रोविजंस अप्लाई होंगी। स्टेट शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद सेंटर, बात सही है कि स्टेट की पावर उनकी सब्जेक्ट लिस्ट में है, सेंटर की पावर सेंट्रल लिस्ट में, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरी आर सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड। यूनियन टेरिटरी जो होती है जैसे कि दिल्ली, ठीक है, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना जाता है, ठीक है, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर चुना जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली एडमिनिस्टर की जाती है सेंटर के द्वारा। लद्दाख गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर की जा रही है ना, अंडमान निकोबार इसी तरीके से डायरेक्टली एक्वायर, और जो एक्वायर टेरिटरी है, ये जो फ्यूचर में कोई एक्वायर टेरिटरी, ये भी सेंटर के द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी। इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी बाय इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करेगा। बाय सेसेशन, आफ्टर ट्रीटी, परचेज, गिफ्ट, लीज और प्लेबिसाइड, ठीक है, कहीं ट्रीटी करा ली, ठीक है, किसी से ट्रीटी की, हमने श्रीलंका से ट्रीटी की और नॉर्थ पार्ट ऑफ श्रीलंका को तमिलनाडु का पार्ट बना दिया, इट कैन बी डन, ठीक है, तो ये सेसेशन से कर सकते हैं, ठीक है, या किसी ने गिफ्ट दे दिया या लीज पे ले लिया कोई पार्ट ऑफ टेरिटरी, जैसे कि अपना हांगकांग, हांगकांग वाज अंडर लीज अंडर यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के अंडर लीज पे था फॉर 99 ईयर्स। प्लेबिसाइड करके भी, प्लेबिसाइड मतलब जनमत संग्रह, लोगों को द्वारा डायरेक्टली वोट करा के कि वो लोग किस जगह आना चाहिए, ये प्लेबिसाइड हमने जूनागढ़ के केस में किया था, ठीक है। बाय ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपाई करने के बाद, अनऑक्यूपाइड बाय एनी रीजन
रिकॉग्नाइज्ड रूलर, ठीक है, किसी रूलर के यहाँ वो ऑक्यूपाई था और उसको हमने ऑक्यूपाई कर दिया, तो इस तरीके से भी हम किसी टेरिटरी को अपने में मिला सकते हैं। कॉन्क्वेस्ट करके, किसी से लड़ाई करके, और सब्जुगेशन के थ्रू, ठीक है, सब्जुगेट करके या कॉन्क्वेस्ट करके भी किसी टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाया जा सकता है। आर्टिकल 2 empowers parliament to admit or establish new state which are not a part of Union of India। ऐसी स्टेट की बात हो रही है आर्टिकल 2 में जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बाहर से अगर कोई स्टेट को लेके आएंगे, ठीक है, अर्लियर सिक्किम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, 35th एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को 22nd स्टेट का दर्जा दिया गया इंडिया के, तो ये सिक्किम बाहर था, ठीक है, तो ऐसा स्टेट जो इंडिया के यूनियन का पार्ट नहीं है, उस स्टेट को इंडिया के अंदर लाने के लिए आर्टिकल 2 का सहारा लिया जाता है, ठीक है, ठीक है, और आर्टिकल 2 एम्पावर कर रहा है पार्लियामेंट को कि वो एडमिट कर सकता है या एस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, उस कंडीशन में जो उसको सही लगती है ना, पार्लियामेंट को जो कंडीशन सही लगती है उस कंडीशन को फॉलो करते हुए वो किसी भी स्टेट को जो कि इंडिया का यूनियन का पार्ट नहीं है उसको एडमिट कर सकता है। एडमिटिंग फॉरेन स्टेट लाइक सिक्किम, ठीक है, और इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आया है। 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा दिया गया। फुल फ्लैश स्टेट 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 22nd स्टेट बनाएंगे हमारा कंट्री का, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 2 क्लियर हो गया, कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले स्टेट को इंडिया के अंदर मिलाने के लिए आर्टिकल 2 का यूज किया जाता है। आर्टिकल 2 कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ इट्स बाउंड्रीज, है ना, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपनी बाउंड्रीज को डिसाइड कर सके और उसको रीड्रॉ कर सके, ठीक है, इसकी पावर भी पार्लियामेंट के पास है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, आर्टिकल 3 ऑथराइजेस पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या ऑथराइज कर रहा है पार्लियामेंट को, ये बोल रहा है कि आर्टिकल 3 के अंडर कोई भी स्टेट को बनाया जा सकता है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। जब मैंने प्रीएम्बल बताया था आपको, तो प्रीएम्बल में यही डिस्कशन हुआ था बेरूबारी यूनियन केस के अंडर कि सेपरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब नॉट उसका ये मतलब नहीं है कि सेसेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, इस डिस्कशन को अभी अपन आगे बढ़ाएंगे कि सेपरेशन मतलब ये नहीं है कि बाहर देना, सेपरेशन मतलब एक स्टेट के अंडर न्यू स्टेट बनाया जा सकता है, उसके पार्ट को चेंज करके न्यू स्टेट बनाया जा सकता है, ठीक है, जैसे ये एक स्टेट है, ठीक है, मान लो ये एमपी है और इस वाले पार्ट को सेपरेट करके नया नाम दे दिया जीपी, कुछ भी, है ना, तो नया जीपी नाम दे दिया, या फिर विंध्य प्रदेश वीपी दे दिया, इस साइड बुंदेलखंड और बघेलखंड है ना, इसको उसको अलग कर दिया और विंध्य प्रदेश नया नाम दे दिया, तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी टेरिटरी को सेपरेट करके एक नया स्टेट बना सकती है, ठीक है, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी और पार्ट ऑफ स्टेट। दो बात कर रहा है कि नया स्टेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट एक तरीका, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, एमपी छत्तीसगढ़, इन दोनों को मिला के नया विशाल स्टेट बना दिया, ठीक है, कुछ भी कोई एक नया स्टेट बना दिया, ठीक है, तो ये भी पावर है, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट, ये भी कर सकते हैं कि एमपी छत्तीसगढ़ और इसका ये पार्ट को मिला के विंध्य प्रदेश बना दिया, ये भी किया जा सकता है कि दो स्टेट की कुछ कुछ पार्ट को लेके एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, ठीक है, यह आर्टिकल 3 पावर दे रहा है।
और यूनाइटिंग एनी टेरिटरी और द पार्ट ऑफ द स्टेट, किसी भी टेरिटरी को यूनाइट करके भी एक स्टेट बनाया जा सकता है। अब और कुछ पावर्स देते हैं, और यही 4-5 पावर हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, ठीक है, इंक्रीज करने का, एरिया को इंक्रीज करने का स्टेट का पावर भी पार्लियामेंट के पास है, ये इंक्रीज कर सकता है किसी का एरिया, ठीक है। डिमिनिश द एरिया, ठीक है, डिमिनिश भी कर सकता है। मान लो हरियाणा का कुछ रीजन है और यहाँ दिल्ली है, ठीक है, हरियाणा के कुछ रीजन को दिल्ली में मिला दिया, पार्लियामेंट कैन वेरी वेल डू दैट, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट आफ्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्री, सॉरी, किसी की बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं ना, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो डिमिनिश किया जा सकता है और इंक्रीज किया जा सकता है, दो बात हमको समझ में आ गई। बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, और वो दोनों काम पार्लियामेंट करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर रहा है। अल्टर द नेम, नाम भी बदला जा सकता है, ठीक है, और सारे शहरों के नाम जैसे बदल रहे हैं उसी तरीके से स्टेट का नाम भी बदला जा सकता है, जैसे कि पास्ट में हुआ भी है, वेस्ट बंगाल का नाम बंगाल कर दिया गया है ना। तो इस तरीके से नाम बदला जा सकता है आराम से, ठीक है। फिर 18th अमेंडमेंट 1996 added power to form a new state or UT by uniting a part of any state or UT or any other state or UT, ठीक है। एक स्टेट और यूटी को मिला के भी एक स्टेट बनाया जा सकता है, ये 18th अमेंडमेंट के साथ पावर मिली है। आर्टिकल 3 कैन बी यूज्ड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 3 मनी बिल, ठीक है, इसमें प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की बहुत जरूरी है, उसमें आर्टिकल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मनी बिल सबको याद रहता है, लेकिन आर्टिकल 3 किसी को याद नहीं रहता कि इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। और उस प्रायर रिकमेंडेशन से पहले प्रेसिडेंट विल आस्क द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, बिफोर मेकिंग द रिकमेंडेशन मस्ट रिफर द बिल टू कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर व्यूज विद इन स्पेसिफाइड टाइम। विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जिस स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाया जा रहा है या डिमिनिश किया जा रहा है या जिसका नाम बदला जा रहा है, इस स्टेट से पूछा जाएगा, ठीक है, इस स्टेट से पूछा जाएगा, उसको बताया जाएगा, एक बार उसका व्यू लिया जाएगा। वो व्यू कुछ भी हो सकता है, स्टेट ये बोल सकता है कि हमारा नाम मत बदलो, स्टेट ये बोल सकता है हमारी बाउंड्री का मत कम करो, हमारी बाउंड्री मत बढ़ाओ, ठीक है, लेकिन उस वो व्यू बाउंड नहीं है, प्रेसिडेंट उस व्यू को मानने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन वो व्यू पूछना उसकी ड्यूटी है, ठीक है। पहली बात तो ये स्टेट का ये बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना वो जरूरी है, ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन लेना जरूरी है प्रेसिडेंट की। उसके बाद ये जब बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा तो इसमें कोई भी रिकमेंडेशन देने से पहले प्रेसिडेंट ये बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा और उससे पूछेगा आपका व्यू क्या है। वो व्यू चाहे जो भी हो, उसको मानना ना मानना प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, लेकिन बस पूछना जरूरी है, ठीक है, ये आर्टिकल 3 बोलता है। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंडेड, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द कंसर्न स्टेट्स व्यू, है ना, ये बात अपन ने डिस्कस कर ली है। आर्टिकल 3 कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, स्टेट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बाउंड्री बढ़ाना घटाना इन सब के बारे में बात कर रहा है ना। आर्टिकल 3 इंटीरियर ऑफ कंट्री के मैप के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 3 को अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें, सिग्निफिकेंस, इंडिया इज यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है, स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है ना, और क्या बोलते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, है ना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज नॉट गारंटीड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं गारंटेड है, यूनियन की टेरिटरी गारंटेड है, उसकी इंटीग्रिटी गारंटेड है, लेकिन स्टेट की जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी गारंटेड नहीं है, ठीक है, उसको कभी भी बदला जा सकता है। और पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ इंडियन मैप एनी टाइम, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी सिग्निफिकेंस की।
कि पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ इंडियन मैप एनी टाइम। पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ मैप ऑफ इंडिया एनी टाइम, है ना। ये सारी बातें आर्टिकल 3 बात कर रहा है। President does not have to refer to state legislature after every amendment to the original bill। ठीक है, हर बार रेफर नहीं करना पड़ेगा, ये बात हो रही है। आर्टिकल 4 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 4 डिक्लेयर्स दैट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, जो भी लॉ बनाए जाएंगे अंडर आर्टिकल 2 और 3, 2 में क्या बात कर रहा है? बाहर से किसी को लेके आने के लिए, कोई स्टेट को जो कि ऑलरेडी नॉट जो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था उस स्टेट को बनाने के लिए आर्टिकल 2 बोलता है। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? कि इंटीरियर ऑफ द स्टेट में किसी की रीड्रॉ करनी है, बाउंड्री अल्टर करना है, किसी की बाउंड्री को बढ़ाना है, डिमिनिश करना है, या फिर उसका नेम चेंज करना है, ये सब काम करने के लिए 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा अंडर 368। क्यों? 368 में बहुत स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, जो कि बहुत टफ होती है स्पेशल मेजोरिटी पाना। ठीक है, ये बोलता है कि टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबर्स, ये दो मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, जो कि टफ है। 50% ऑफ द मेंबर्स और 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ये दो मेजोरिटी पाना मुश्किल है, इसीलिए इसको बोला गया कि इट विल बी पास लाइक एन ऑर्डिनरी बिल। इसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, 368 की मेजोरिटी से पास नहीं किया जाएगा। तो ताकि पार्लियामेंट को पावर रहे इसको चेंज करने में, उसके पास ज्यादा पावर हो, है ना, उसको हार्ड ना हो, उसका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, SC in 1960 held that Indian territory can only be ceded to a foreign territory by constitutional amendment through Article 368। वही डिबेट अपन ने डिस्कस की कि आर्टिकल 3 के अंडर जो सेपरेशन ऑफ टेरिटरी है, उसके अंडर सेपरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब ये नहीं है कि किसी सिसीड कर सके। ठीक है, तो बेरूबरी यूनियन केस के अंडर सिसीड करने का राइट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट को अपनी पार्लियामेंट को अपनी कोई भी टेरिटरी दूसरों को देने का हक नहीं है। ये डिसीजन दिया था बेरूबरी यूनियन केस में पार्लियामेंट ने, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो इसके लिए उन जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेके आया था। ठीक है, फिर SC सुप्रीम कोर्ट इन 1969 हेल्ड दैट सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट डज नॉट रिक्वायर अमेंडमेंट। ठीक है, मैंडेटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन। सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट इजीली किया जा सकता है। एक सेटलमेंट बाउंड्री डिस्प्यूट एग्रीमेंट आप साइन करो और उसके थ्रू आप बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर सकते हो, उसके लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा काम नहीं किया करने की पड़ेगी। ठीक है, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 इन परसुएंस ऑफ लैंड बाउंड्री। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, जो भी हमारी बेरूबरी यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो हमारे डिस्कशन हुआ था ईस्ट पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, वो सेटलमेंट हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया है और एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंडर इंडिया ट्रांसफर्ड 111 इनक्लेव। कहीं ना कहीं हमने ज़्यादा बाउंड्री दी है, हमने ज़्यादा टेरिटरी ऑफ इंडिया बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव्स हमको दिए और हमने एक बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल कर लिया। इंडिया ने ये ध्यान नहीं दिया कि बहुत ज़्यादा हम एनक्लेव्स दे रहे हैं, हम इक्वल टेरिटरी दे रहे हैं कि नहीं। हमने ये ध्यान दिया कि हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल हो जाए और जो लाइन है वो एक क्लियरली डिमार्केशन ऑफ रेड क्लिफ लाइन हो जाए बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, और ये 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया। अंडर दिस इंडिया ट्रांसफर, ठीक है, फॉर दिस टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट वर मॉडिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल।
फर्स्ट शेड्यूल में इन टेरिटरीज को फिर से मॉडिफाई किया गया आफ्टर 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, अब सबसे पहले अपनी वो जर्नी स्टार्ट होती है। हमने फर्स्ट से लेकर फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तक तो पूरा क्लियरली समझ लिया क्या हुआ। अब हमारा इंडिया जो प्रेजेंट स्टेट में है वो आया कैसे। सबसे पहले राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, 555 करीब हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे। उनमें से जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो सबके पास ये राइट था कि आप पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हो, या तो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हो, या तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। ठीक है। उन 550 के करीब, 552 के करीब जो प्रिंसली स्टेट थे, उनमें से 3 प्रिंसली स्टेट के अलावा जो 549 प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने इंडिया का पार्ट बनना स्वीकृत किया। ठीक है। उनने 549 ने बोला कि हम इंडिया के साथ जाएंगे। 3 स्टेट जो ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ये सब बातें की। ठीक है। तो हैदराबाद वॉज इंटीग्रेटेड, तो इनको फिर पुलिस एक्शन के द्वारा ऑपरेशन पोलो के अंडर हैदराबाद को मिलाया गया था इंडियन यूनियन में। फिर जूनागढ़ को रेफरेंडम के द्वारा मिलाया गया था। जूनागढ़ के पब्लिक को बोला कि वोट करो और आपकी कौन से किसका पार्ट बनना चाहते हैं। जूनागढ़ पहले अर्लियर इनके राजा ने बोला था कि हम पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं। फिर इनके लोगों को रेफरेंडम किया गया और लोगों ने बोला कि हम जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बनाना चाहते हैं। कश्मीर ने पहले बोला वी वांट टू स्टे इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लेकिन जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 के बाद कश्मीर पे पाकिस्तान ने हमला किया और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने बोला कि हम इंडिया में आना चाहते हैं। तो फिर इंडियन हेड्स और कश्मीर हेड के बीच में ये बात हुई कि आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, आप ये सहमति दिखाओ कि आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तभी हम आपकी हेल्प करेंगे। उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ हेल्प अस, हमें पाकिस्तान आर्मी ने अटैक कर दिया है। तो हमारे यहाँ के हेड्स ने बोला, बीइंग वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करेंगे कश्मीर, तभी हम आपको इंडिया का पार्ट बनाएंगे और तभी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से ये तीनों टेरिटरी इंडिया का पार्ट बने। ठीक है। इसके आगे की जो जर्नी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।